हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज इकरा मेमन और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा जो इकोलॉजिकल अप्रोच चल रहा था, इसी को हम आज कंटिन्यू करने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो तक बताया था कि हम 3 मॉडल्स के बारे में प्राइमरीली डिस्कस करने वाले हैं। पहला मॉडल हमारा होने वाला है फ्यूज सोसाइटी का, दूसरा मॉडल हमारा होने वाला है प्रिज्मेटिक सोसाइटी का और तीसरा मॉडल हमारा होने वाला है डिफ्रैक्टेड सोसाइटी का। ठीक है, तो अब ये तीनों मॉडल्स मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। अब ये तीनों मॉडल के अंदर कुछ सब सिस्टम भी एग्जिस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू फ्रेडरिक्स। अब सब सिस्टम क्या होते हैं, मतलब समझ लीजिए कि फ्यूज सोसाइटी अपने आप में एक सोसाइटी है और इसके अंदर कुछ सब सिस्टम्स भी एग्जिस्ट करेंगे। एक सिस्टम के अंदर दूसरे सब सिस्टम भी एग्जिस्ट करने वाले हैं। जैसे प्रिज्मेटिक सोसाइटी अपने आप में एक सोसाइटी है, लेकिन इसमें और भी सब सिस्टम एग्जिस्ट करेंगे और डिफ्रैक्टेड सोसाइटी में भी सब सिस्टम एग्जिस्ट करेंगे। अब सब सिस्टम होते क्या है, तो सब सिस्टम मतलब जैसे कि समझ लीजिए अगर आपको इंडिया की बात की जाए तो इंडिया का अपना खुद का एक इकोनॉमी होगा, एक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम होगा, एक कल्चरल सिस्टम होगा। तो ये सब सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एंड कल्चरल सिस्टम। ये तीनों क्या है, सब सिस्टम है। अब बात करते हैं कि इस सब सिस्टम के डिफरेंट नाम उन्होंने दिए हैं। ठीक है, डिफरेंट नाम उन्होंने दिए हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैं आपको डिफरेंट नाम जो है एक एक मॉडल के एक एक डिफरेंट डिफरेंट नाम है। ठीक है, वो आपको सिर्फ याद करने हैं और उसके बारे में आपको उसके फीचर्स समझने हैं। तो समझते हैं किस तरीके से। पहला होता है सबसे पहला जो फ्यूज सोसाइटी है, फ्यूज सोसाइटी। तो फ्यूज सोसाइटी के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम रहेगा उसे हम चैम्बर कहने वाले हैं। क्या कहने वाले हैं, चैम्बर कहने वाले हैं। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, चैम्बर कहने वाले हैं फ्यूज सोसाइटी के सिस्टम को। नाउ टॉकिंग अबाउट प्रिज्मेटिक सोसाइटी। तो प्रिज्मेटिक सोसाइटी के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को हम क्या कहने वाले हैं, हम साला कहने वाले हैं। क्या कहने वाले हैं, साला। साला इज द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सब सिस्टम इन प्रिज्मेटिक सोसाइटी। इसका नाम ऐसा क्यों है साला, हिंदी नेम वाला साला नहीं है। इट इज़ बिकॉज ये जो है इंडियन नहीं थे फ्रेडरिक्स, तो बेसिकली इन्होंने जो है लैंग्वेज यूज़ की है और ये टर्म्स जो है ये सब जो है फॉरेन है, इसलिए जो है साला मॉडल जो है इसका नाम है प्रिज्मेटिक सोसाइटी का। नाउ थर्ड एंड द लास्ट मॉडल दैट इज ऑफ डिफ्रैक्टेड सोसाइटी। तो डिफ्रैक्टेड सोसाइटी में क्या मॉडल होने वाला है हमारा, डिफ्रैक्टेड सोसाइटी में जो एडमिनिस्ट्रेटिव सब सिस्टम रहेगा उसे हम क्या कहेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव सब सिस्टम को उसे हम ऑफिस कहेंगे या फिर ब्यूरो भी कहते हैं कुछ लोग। ठीक है, दोनों भी चीज़ें आप कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, ऑफिस कह सकते हैं या फिर ब्यूरो कह सकते हैं, अपॉन यू। ठीक है, अब ये समझ में आ गया आपके कि ब्यूरो और ऑफिस ये डिफ्रैक्टेड सोसाइटी का सब सिस्टम है, प्रिज्मेटिक सोसाइटी का सब सिस्टम साला है एंड फ्यूज सोसाइटी का सब सिस्टम चैम्बर है। आई होप यहाँ तक की सारी चीज़ें जो है वो आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अब बात करते हैं कि ये तो हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की बात। ठीक है, एक सोसाइटी में इकोनॉमिक सिस्टम भी एग्जिस्ट करता है और कल्चरल सिस्टम भी एग्जिस्ट करता है। तो उन्होंने पर्टिकुलरली, तो फ्रेडरिक्स ने स्पेशली जो प्रिज्मेटिक सोसाइटी है उसके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को नाम तो दे दिया साला सिस्टम। इसके अलावा जो इसका इकोनॉमिक सिस्टम है इसका नाम उन्होंने दिया बाजार कैंटीन, जो मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ। तो अब हमें किसके बारे में डिस्कस करना है, डिटेल में बाजार कैंटीन मॉडल के बारे में डिस्कस करना है और साथ साथ हमें क्या डिस्कस करना है, साला मॉडल के बारे में डिस्कस करना है। तो ये दोनों किसके सब सिस्टम है, प्रिज्मेटिक सोसाइटी के सब सिस्टम है। प्रिज्मेटिक सोसाइटी कौन सी होती है, इंडिया की सोसाइटी आप देख सकते हैं वो सोसाइटी, और डेवलपिंग कंट्रीज की सोसाइटी। साथ साथ चलते चलते मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स देते जाऊंगी, आप इसको रिलेटेबल फील करेंगे और आपके लिए जो है स्टडीज आसान हो जाएगी। तो शुरुआत करते हैं। अब समझते हैं एक एक करके। तो साला मॉडल के बारे में समझने वाले हैं। अब चाहे साला मॉडल हो, चाहे ऑफिस ब्यूरो हो, या फिर आपको मैंने बताया जो स्टार्टिंग में चैम्बर, तीनों के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होने वाले हैं। ठीक है, तीनों के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो एक दूसरे से बहुत डिफरेंट होने वाले हैं। तो ये चीज़ हम समझने वाले हैं। देखिए, जहाँ पर हम बात करते हैं प्रिज्मेटिक सोसाइटी की, तो प्रिज्मेटिक सोसाइटी में नेपोटिज्म चलने वाला है, फेवरेटिज्म चलने वाला है, चाहे फैमिली रिलेशनशिप की बेसिस पे, चाहे रिलीजन की बेसिस पे, बायसनेस, किनशिप जो है ये चीज़ प्रिविलेंट रहेगी। मतलब होता है ना कि आप जो है अपने रिश्तेदार की बेसिस पे कोई जॉब आपको मिल जा रही है, सोशल कॉन्टैक्ट्स की बेसिस पे आपको जो है चीज़ें इजीली अवेलेबल मिल जा रही है। ये किस मॉडल, किस सोसाइटी का मॉडल है, प्रिज्मेटिक सोसाइटी का मॉडल है। ठीक है, चीज़ों को क्लियर रखना है, भूलना नहीं है। प्रिज्मेटिक सोसाइटी के मॉडल का नाम है साला मॉडल एंड साला मॉडल के अंदर क्या होने वाला है, चीज़ें नेपोटिज्म पे बेस्ड होने वाली है, रिलेशनशिप पे बेस्ड होने वाली है और फेवरेटिज्म पे बेस्ड होने वाली है। फैमिली लीनिएज, ट्रेडिशनल लॉ और साथ साथ किनशिप, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें रहेगी।
उसके बाद हम बात करते हैं कि साला ऑफिशियल जो रहेगा, साला ऑफिशियल मतलब कौन, जो एक साला एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में काम कर रहा हो, वो सोशल स्ट्रक्चर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगा। मतलब अगर आपका कोई रिश्तेदार सिविल सर्विसेज में जाता है तो आप तो पहले से कह के रखोगे ना कि देखो भाई सिविल सर्विसेज में तुम जा रहे हो तो हमारा तो काम निकाल ही देना, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि साला ऑफिशियल जो है वो सोशल स्ट्रक्चर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगा, ना कि एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर को। वो फैमिली को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगा और उसकी सोशल एस्क्रिप्टिव आइडेंटिटी, वो किस पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता है, या पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं कह सकते लेकिन उसका ओरिएंटेशन किस तरफ है, और उसकी फैमिली जो है कौन से रिलीजन की है, कौन सी कास्ट की है, कौन सी क्रीड की है, तो वो चीज़ पे वो ज़्यादा ध्यान देगा और खुद के पर्सनल पावर, वेल्थ और प्रोस्पेरिटी पे ज़्यादा ध्यान देगा, ठीक है। सोशल वेलफेयर से उसे कोई लेना देना नहीं होता। और जो साला ऑफिशियल होगा वो बेसिकली उसका कैरेक्टर कैसा रहेगा, पेरोकियल कैरेक्टर रहेगा, ठीक है। वो बायस रहेगा जो भी एक्शन वो लेगा। और बेसिकली जैसे कि होता है ना कि कोई गवर्नमेंट की स्कीम आती है, बेनिफिट सबको पहुंचना होता है, लेकिन क्या करते हैं कुछ साला ऑफिशियल्स, इंडिया में आपको देखने को मिलता है 200-200 करोड़ की तक के आप देख सकते हैं कि जब ईडी ने जो है क्या कहते हैं रेड मारी तो आपको देखने को मिलता है कि सिविल सर्विसेज के पास से आपको बहुत ज़्यादा ब्लैक मनी जो है जब्त होता है। तो जो बेसिकली गवर्नमेंट की जो स्कीम्स लॉन्च होती हैं जो पुअर को बेनिफिट करना चाहिए लेकिन वो उन तक नहीं पहुंच पाती, बिकॉज ये जो साला ऑफिशियल्स होते हैं यानी जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ऑफिसर्स होते हैं, ये इसे बीच में ही जो है खा जाते हैं। ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग, करप्शन, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर प्रिवलेंट होती हैं। तो आई होप ये चीज़ आपको जो है क्लियर हो चुकी होगी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रिस्मेटिक सोसाइटी में पॉली कम्युनलिज्म एग्जिस्ट करने वाला है। मतलब डिफरेंट लोग एक दूसरे से लड़ाई लड़ रहे होंगे, डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप रहेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट ग्रुप जैसे कि आज के टाइम पे आप देख सकते हैं डिफरेंट रिलीजन के, डिफरेंट कास्ट के, डिफरेंट क्रीड के अलग अलग इंटरेस्ट ग्रुप है और आपस में सब लड़ते रहेंगे, ठीक है। मतलब रिलीजन के बेसिस पे लड़ते रहेंगे, कास्ट के बेसिस पे लड़ते रहेंगे। आए दिन हम देखते हैं कम्युनल रायोट्स जो है वो बहुत ज़्यादा जो है आम हो चुकी है, ठीक है। तो ये पॉली कम्युनलिज्म एक्सिस्ट करने वाला है यहाँ पर। इसमें जो है ये जो इंटरेस्ट ग्रुप रहेंगे इसको हम क्लैक्स कहते हैं। क्लैक्स मतलब एक ऐसे ग्रुप्स होते हैं, आज के टाइम पे अगर आप न्यूज़ पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कुछ ऐसे इंटरेस्ट ग्रुप जो गवर्नमेंट से फ़ायदा उठाते हैं, जिनका गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो गवर्नमेंट के साथ जुड़कर जो है अपना इंटरेस्ट के लिए, अपनी कम्युनिटी के इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे होते हैं, और इसे हम क्लैक्स कहते हैं। ये क्लैक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूनिक आइडेंटिटी है किसकी, ये आइडेंटिटी है डेवलपिंग कंट्रीज़ की, ये आइडेंटिटी है प्रिस्मेटिक सोसाइटी की। यहाँ पर कुछ ना कुछ ग्रुप्स रहते हैं जिनको हमेशा ज़्यादा बेनिफिट मिलता है कंपैरेटिवली टू अदर ग्रुप्स, क्योंकि वो गवर्नमेंट से जुड़े हुए होते हैं और ये लोग जो है इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं जो कि कुछ पर्टिकुलर कम्युनल आइडेंटिटी के लिए काम कर रहे होते हैं। और रिक्स बताते हैं कि ये पॉली कम्युनलिज्म, क्योंकि पॉली कम्युनलिज्म कोई अच्छा फिनोमेना तो है नहीं कि सब लोग एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। पॉली कम्युनलिज्म मतलब एक चीज़ होती है, पॉली मतलब मैनी, मतलब डिफरेंट तरीके के लोग अपने आप में हेट्रेड रख रहे हैं, एक इंटरेस्ट ग्रुप दूसरे इंटरेस्ट ग्रुप से लड़ रहा है, ठीक है। डिफरेंट तरीके से जो है आपको देखने को मिलता है, यहाँ पर हॉस्टाइल नेचर है। तो रिक्स बताते हैं कि पॉली कम्युनलिज्म और क्लेक्ट्स के होने की वजह से ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है ये फेल हो जाता है, बहुत प्रॉब्लम्स होती है। आज के टाइम पे आप देखेंगे कि इंडिया में करप्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लोग कहते हैं ना कि करप्शन इतना ज़्यादा है कि कोई सुनता ही नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली जैसे कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स चाहे मतलब यहाँ पर जितने भी लॉस अप्लाई करें, ठीक है, जितने भी लॉस अप्लाई करें, लेकिन ये जो जिसको बेनिफिशियरी तक पहुँचने से पहले ही लॉस में जो है इतना ज़्यादा करप्शन हो जाता है कि जो लास्ट पर्सन है उस तक जो है ये पहुँचता ही नहीं है। और यहाँ पर आपको ये भी देखने को मिलता है कि गवर्नमेंट फॉर्म होती है, गवर्नमेंट में जो लीडरशिप फॉर्म होती है, उसमें जो गवर्नमेंट जिसको सीट देती है, जिसको टिकट देती है, तो वो एक पर्टिकुलर डोमिनेंट ग्रुप को देगी टिकट, ठीक है। और वही ग्रुप के लोग जो है आपको पार्लियामेंट में देखने को मिलेंगे, असेंबली में देखने को मिलेंगे, दूसरी कम्युनिटी के ग्रुप जो है आपको देखने को नहीं मिलेंगे। और ये फिनोमेना आप बहुत अच्छे से देख सकते हो आज के केस में इंडिया में। अब बात करते हैं कुछ ऐसे सोशली डोमिनेंट जो है क्लासेस को जब आप रिप्रेजेंटेशन देते हो, इससे क्या होता है, इससे डेफिनेटली अगर आप समझ लीजिए किसी एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी को ज़्यादा फोकस कर रहे हो तो दूसरी आइडेंटिटी को जो है हर्ट होगा, डिससेटिस्फेक्शन पैदा होगा सोसाइटी में। क्योंकि डेमोक्रेसी जो है वो क्या है कि आपको जितने एक पर्टिकुलर सोसाइटी में जितने लोग रह रहे हैं उन सब से आपको रिप्रेजेंटेटिव लेने चाहिए, चाहे वो कोई भी रिलीजन के हो, कोई भी कास्ट के हो, कोई भी जेंडर के हो। लेकिन हमें देखने को मिलता है कि
अगर गवर्नमेंट जो है इन सोसाइटीज़ में पर्टिकुलरली उनको ही टिकट्स देती है, जो टिकट्स आई होप आपको पता है, उन्हें ही टिकट देती है जो उनके पर्टिकुलर डोमिनेंट आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता है। और इस सिचुएशन को सुधारने के लिए फिर क्या किया गया, कोटास इंट्रोड्यूस किए गए, रिजर्वेशन सिस्टम। जैसे कि आपको पता है कि गवर्नमेंट जॉब्स में आपको पता है कि 27% ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर ओबीसी, एंड उसके अलावा एससी एसटी इन सब के लिए भी सीट्स रिजर्व की गई है, ठीक है। विमेन के लिए सीट्स रिजर्वेशन का जो बिल है वो 10 साल, मतलब देखिए कब से वो बिल जो है पेंडिंग है, लेकिन विमेन रिजर्वेशन का जो बिल है वो पास नहीं हो रहा। आप देखेंगे कि 73rd और 74th अमेंडमेंट जब आया और विमेन रिजर्वेशन बिल जो है इन टर्म्स ऑफ दी लोकल पंचायत वो पास हो चुका था, जिसे हम 73rd 74th अमेंडमेंट में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के तहत विमेन के लिए 33% सीट रिजर्व हो चुकी थी, ठीक है, लोकल पंचायत में। लेकिन अभी तक जो विमेन रिजर्वेशन बिल अभी तक वो पेंडिंग है और अभी तक वो पास नहीं हुआ है। अल्दो हम देख सकते हैं कि लास्ट 10 ईयर से जो है एक मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट है, एक सरप्लस मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट है। सरप्लस मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट जो है वो कोई भी बिल को पास कर सकती है विदाउट एनी कंसर्न फ्रॉम एनी अदर गवर्नमेंट, लेकिन हमको देखने को मिलता है कि ऐसा नहीं हुआ। वो खैर बात हो गई फीमेल की, वो एक पूरा चैप्टर डेडिकेटेड है विमेन के ऊपर, नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है उसमें हम नेक्स्ट चैप्टर उसमें हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हमें समझना है कि इस सिस्टम को ठीक करने के लिए यहाँ पर कोटा सिस्टम निकाला जाता है। कोटा सिस्टम निकाला जाता है, इट मीन्स दैट कि यहाँ पर जो है कुछ सीट्स रिजर्व कर दी जाती है, कुछ माइनॉरिटी के लिए, कुछ क्लास के लिए, ठीक है। लेकिन ये रिजर्वेशन निकालने के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। क्यों प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती? बिकॉज आपको देखने को मिलता है रिजर्वेशन एक बहुत बड़ा जो है डिबेटेड मुद्दा है आज के टाइम पे, और सब लोग जो है कह रहे हैं कि आरक्षण यानी डिबेट जो रिजर्वेशन है उसे हमें हटा देना है। क्यों हटा देना है? इसके पीछे का रीज़न बहुत सारे हैं। कुछ लोग इसे अनफेयर मानते हैं, कुछ कुछ लोग इसका जो है बेसिस गलत मानते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। बट यहाँ पर एक चीज़ हमें समझनी है कि रिजर्वेशन से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। रिजर्वेशन से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, इसका कहने का मतलब ये है कि जो हॉस्टिलिटी है, हॉस्टिलिटी मतलब जो दो ग्रुप्स के बीच में जो दुश्मनी है वो बढ़ते ही चले गई, टेंशन बढ़ते ही चला गया। और आपको देखने को मिलता है कि जो कास्ट को जो है रिप्रेजेंटेशन मिला उनके बीच में, और जो ऑलरेडी डोमिनेंट क्लास थी उनके बीच में हॉस्टिलिटीज़ जो है वो बढ़ने लग गई, क्योंकि उनको लगने लग गया कि हमें क्यों नहीं रिजर्वेशन दिया, ठीक है, हमें क्यों नहीं रिजर्वेशन दे रहे हो, हमारे साथ क्यों इनइक्वालिटी कर रहे हो। तो ये चीज़ जो है हमें यहाँ पर इस सोसाइटी में देखने को मिलती है। इन पर्टिकुलर सोसाइटीज़ में हर चीज़ फैमिली, कम्युनिटी, कास्ट के बेसिस पे होती है। इसका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो भी चीज़ें होने वाली है इसमें आप किस फैमिली से बिलोंग करते हो, किस कास्ट से बिलोंग करते हो, किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, ये आपकी लाइफ डिसाइड करने वाली है, या फिर आप कह सकते हैं कि ये आपके कल्चरल रिलेशन किस तरीके का सोसाइटी में रहता है उसको डिसाइड करने वाली है। तो बेसिकली रिक्स जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म देते हैं। बेसिकली वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म देते हैं, उसका नाम है क्लेक्स। मैंने अभी आपको बताया क्लेक्स एक ऐसा ग्रुप होता है जो मॉडर्न वैल्यूज़ को अडॉप्ट करता है, ठीक है, ध्यान से समझना, मॉडर्न वैल्यूज़ को अडॉप्ट करता है बट वो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को छोड़ता नहीं है। मतलब वो मॉडर्न मैकेनिज्म, मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन बनाकर अपनी जो पुरानी आइडियोलॉजी है वो आइडियोलॉजी को प्रमोट करने की कोशिश करता है। और जैसे कि आप देखेंगे लोग आजकल सोशल मीडिया का यूज़ करके एक डोमिनेंट आइडियोलॉजी को प्रोपोगेट करने की कोशिश करते हैं। तो क्लेक्स जो है मॉडर्न वैल्यूज़ को यूज़ करेगा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करेगा, मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन को यूज़ करेगा, बट प्रमोशन किसका करेगा? ट्रेडिशनल आइडियोलॉजी का प्रमोशन करेगा, ताकि उसके ग्रुप, उसकी कम्युनिटी को बेनिफिट हो सके। और ऐसी जो स्ट्रक्चर इस पर्टिकुलर सोसाइटी में इन क्लेक्ट्स जो ग्रुप है इनको जो है इम्पोर्टेंस दी जाती है। और साला ऑफिशियल जो है उनका रिलेशनशिप इन क्लेक्ट्स के साथ बहुत स्ट्रांग होता है, कि क्लेक्ट्स को जो भी काम करवाना है वो जाते हैं साला ऑफिशियल के पास, वो बोलते हैं कि ये हमारा काम है और ये कर दो, तो वो कर देते हैं आराम से। तो बेसिकली ये क्लेक्ट्स और साला ऑफिशियल साथ में मिलकर जो है काम करते हैं, और ये सारा काम खुद के इंटरेस्ट के लिए होता है, किसी पर्टिकुलर लोगों के हित में नहीं होता कि लोगों के हित में काम हो रहा है, ये खुद के हित में काम होता है। तो यहाँ पर मतलब बताने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ डायग्राम्स के थ्रू भी कि ट्रेडिशनल सोसाइटी, मतलब यहाँ पर जो प्रिज्मेटिक सोसाइटी है, प्रिज्मेटिक सोसाइटी में आपको मॉडर्न वैल्यूज़ भी देखने को मिलेगी, ट्रेडिशनल वैल्यूज़ भी देखने को मिलेगी। ये डायग्राम मैंने आपको ओवरलैपिंग डायग्राम बताया था कि इसमें फीचर्स दोनों चीज़ों के रहेंगे, डिफ्रैक्टेड सोसाइटी के भी फीचर्स रहेंगे और फ्यूज सोसाइटी के भी फीचर रहेंगे। इससे हमें ये समझ में आता है कि जो प्रिज्मेटिक सोसाइटी है इसमें मॉडर्न वैल्यूज़ भी रहेगी, ट्रेडिशनल वैल्यूज़ भी रहेगी, स्टैंडर्ड फॉर्मल चीज़ें भी रहेंगी और इनफॉर्मल नॉर्म्स भी रहेंगे। अब अक्सर क्या होता है कि यहाँ पर आपको देखने को मिलता है साला ऑफिशियल। साला ऑफिशियल मीन्स जो आपको
आप मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी ज्वाइन करते हो, आप सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देते हो, तो वो तो चलिए एक बहुत फेयर कंडक्ट प्रोसेस में आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, ठीक है। एक मतलब फेयर प्रोसेस में आपको जो है, फ्री एंड फेयर प्रोसेस है, आपको जो है मतलब अपॉइंट कर लिया जाएगा। बट प्रमोशन के लिए और करियर डेवलपमेंट के लिए या फिर आपका कहाँ ट्रांसफ़र होता है, इस चीज़ के लिए आपकी एस्क्रिप्टिव आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। आपके रिलेशन पॉलिटिकल पार्टी से कैसे है वो इंपॉर्टेंट होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर साला ऑफिशियल्स जो है, बेसिकली ये लोग भी जो है क्या कहते हैं, किसके साथ मिलकर काम करते हैं, जो गवर्नमेंट होती है या जो क्लैक्स होते हैं, जो डोमिनेंट आइडियोलॉजी होती है, उनके साथ मिलकर जो है काम करते हैं। और ये डिपेंड करता है कि उनके रिलेशन उनके साथ कैसे हैं, जो उनकी करियर के डेवलपमेंट को जो है डिसाइड करेंगे। एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, टर्म्स देखिए थोड़े से डिफ़िकल्ट आपको लग सकते हैं, लेकिन ये टर्म्स आपको याद रखने हैं। ब्रिक्स जो है सोसाइटी में बताते हैं कि डी ज्योर एंड डी फैक्टो, डी ज्योर एंड डी फैक्टो दो टर्म्स है। डी ज्योर मतलब जो लीगल पावर है, ठीक है, और डी फैक्टो मतलब जो एक्चुअल पावर है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको जो लॉज, जो नॉर्म्स, जो गवर्नमेंट ने आपको बताया है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं, वो डी ज्योर है, जो लीगल चीज़ें हैं। और जो डी फैक्टो जो एक्चुअल में होता है, अब आपको बहुत अच्छे से पता ही है, आप कोई अनजान तो हो नहीं कि इंडिया में आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीज़ें लिखी गई है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा कास्ट, क्लास, क्रीड के बेसिस पे, और बहुत सारी चीज़ें लिखी गई है। लेकिन हम देखते हैं डेली लाइफ में कि हम विटनेस करते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन, पार्शलिटी और बायसनेस, ये सब चीज़ें जो है सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है। फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म, ये सभी चीज़ें जो है एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पर रिक्स बताने की कोशिश करते हैं कि जो डी ज्योर पावर है, डी ज्योर मतलब जो लिखी गई है चीज़ें, वो चीज़ें और जो हो रही है उसमें बहुत ज़्यादा फर्क होगा। और मतलब जो चीज़ें लिखी गई है और जो चीज़ें हो रही है, दोनों में क्या होगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। और एक्चुअली में जो चीज़ें जो मतलब बेसिकली जो चीज़ें हो रही है, ठीक है, वो बहुत डिफरेंट रहेगी जो लिखी हुई है उससे, ठीक है। तो मतलब जब आपको सोसाइटी को समझना है, तो आप ये मत देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या लिखा गया है, आप ये देखिए जाकर कि सोसाइटी में हो क्या रहा है। जो साला ऑफिशियल होते हैं बेसिकली, ये साला ऑफिशियल जो है ये बहुत सारे मतलब स्ट्रक्चर्स को कंट्रोल करते हैं। मतलब यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि डोमिनेंट स्ट्रक्चर्स को ये लोग कंट्रोल करते हैं। और बेसिकली यहाँ पर आपको पॉलीकम्युनलिज्म, क्लैक्स और पॉलीनॉर्मेटिविज्म का आइडिया देखने को मिलता है। मैं आपको पॉलीनॉर्मेटिविज्म पहले ही बता चुकी हूँ, जब डिफरेंट आइडियोलॉजीज के ग्रुप्स एक साथ एक्सिस्ट करते हैं। जैसे कि आपकी आइडियोलॉजी कुछ अलग है, मेरी आइडियोलॉजी कुछ अलग है, मेरे नॉर्म्स कुछ अलग है, आपके नॉर्म्स कुछ अलग हैं, तो ये जो है पॉलीनॉर्मेटिविज्म को दर्शाता है। तो इन सोसाइटीज़ में तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक पॉलीनॉर्मेटिविज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलीकम्युनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक फॉर्मलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इसके बारे में पहले बता चुकी हूँ लास्ट वीडियो में। अब हो गई बात एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की, अब बात करते हैं पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की। तो रिक्स बताते हैं कि जो प्रिस्मेटिक सोसाइटी होती है ना, इसका जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होता है ये बहुत अनबैलेंस्ड होता है। इसका नाम वो रखते हैं अनबैलेंस पॉलिटी। अब देखिए अनबैलेंस पॉलिटी इसलिए नाम रखते हैं, वो कहते हैं कि यहाँ पर जो एक्चुअल मतलब देखिए आपको ये तो पता होगा कि हम इतनी मेहनत से इलेक्शन करते हैं और लीडर्स को इलेक्ट करते हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है ना कि जो लीडर्स होते हैं वो तो कुछ काम ही नहीं करते, एक्चुअल काम कौन करता है, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वही हमारी कंट्री के काम करते हैं। तो बेसिकली रिक्स यहाँ पर वही बताने की कोशिश करते हैं कि ये अनबैलेंस इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि ब्यूरोक्रेटिक ऑफिसर्स जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के। एक गांव में अगर एक एसडीएम है, वहाँ पर वो जो कर रहा है, अगर छोटे छोटे जो मतलब छोटे छोटे जो गांव है वहाँ पर आप देखेंगे कि पानी घर तक पहुँच रहा है या नहीं, इलेक्ट्रिसिटी घर पे पहुँच रही है या नहीं, इसके लिए कौन इम्पोर्टेंट है, इसके लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इम्पोर्टेंट है। मतलब आपने इलेक्ट किसको किया है, इतनी मेहनत करके आपने लीडर को इलेक्ट किया, लेकिन वो ये सब चीज़ें काम पे ध्यान नहीं देता। सारा काम कौन करता है, ब्यूरोक्रेट्स करते हैं। और इसी वजह से क्या होता है, कभी कभी ये पूरी पावर ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में आने की वजह से ब्यूरोक्रेट्स करप्ट हो जाते हैं, और यहाँ पर फिर वो जो है रिस्पॉन्स नहीं देते और सिटीजन्स को और अकाउंटेबल नहीं होते। देखिए ये एक जनरल सेंस तो बता रहे हैं, बट कुछ अच्छे ब्यूरोक्रेट्स भी होते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं डेफिनेटली। बट बात करते हैं यहाँ पर कि ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर सारे ब्यूरोक्रेट ऐसे ही होते हैं कि ये करप्ट हो जाते हैं, और करप्ट हो जाते हैं, और करप्ट होने के बाद ये गवर्नमेंट मतलब जो पीपल है उसको रिस्पॉन्ड नहीं करते। जैसे कि समझ लीजिए आपके अगर आपके शहर में कलेक्टर आया है और वो आपको रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा, आपके घर मतलब आपके जो घर के आसपास कचरा हो रहा है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है और वो सॉल्व करने के लिए तैयार ही नहीं है, तो इस तरीके की चीज़ें भी आपको देखने को मिलती हैं।
तो इसलिए वो बताते हैं कि यहाँ का पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो है वीक होता है। मतलब यहाँ पर वो बताते हैं कि जो नए नए और इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स हैं, मॉडर्न इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट करते हैं, लेजिस्लेचर एग्जिस्ट कर रहा है, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन ये सब ऑर्गेनाइजेशन होने के बावजूद यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा वीक है। बेसिकली अब यहाँ पर डिपेंड ये करेगा कि आपके पास ऐसा मैकेनिज्म है या नहीं है। मैं आपको लास्ट टाइम भी बता चुकी थी कि इसमें हमें हमें हम कहते रहते हैं कि करप्शन है। तो आप या तो ऐसे ऑफिसर्स को सिलेक्ट करें जिनकी इंटीग्रिटी बहुत ज़्यादा हाई हो, लेकिन अगर आप देख नहीं सकते कि भाई इसकी इंटीग्रिटी कितनी है, तो आप ऐसे सिस्टम बनाइए कि जहाँ पर आप इनएफिशिएंट ब्यूरोक्रेट्स को पनिश कर सकें। सिर्फ करप्शन की बात नहीं होती, अक्सर क्या होता है कि ब्यूरोक्रेट्स अपने डिसीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल भी नहीं होते, जो गलत एक्शन ले लेते हैं, गलत डिसीजन ले लेते हैं, उसके बाद वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी नहीं होते, और साथ साथ वो इनएफिशिएंट होते हैं, काम नहीं करते, बहुत डीले करते हैं काम को, और बहुत टाइम तक ऑफिसेस नहीं जाते। लेकिन ये सब करने के बावजूद कोई मैकेनिज्म यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता कि इनको पनिश किया जा सके, कि आप इतने टाइम से ऑफिस नहीं आए हैं, आपने काम नहीं किया है, ठीक है, आप सैलरी खा रहे हैं मस्त बैठ के, तो वैसे ही जो है उन चीज़ों को जो है यहाँ पर पनिश करने के लिए कोई भी तरीके का लॉ या मैकेनिज्म नहीं एग्जिस्ट करता है। अब जो ऑफिसर्स जो है अच्छे भी होते हैं, जो टैलेंटेड साला ऑफिसर्स होते हैं, मतलब जो एक्चुअली में क्या कहते हैं खुद काम कर सकते थे, लेकिन अब वो देखते हैं कि भाई खुद दूसरे लोग तो काम कर नहीं रहे हैं, तो वो सोचते हैं कि चलो हम खुद के सेल्फ इंटरेस्ट को ही प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। इस वजह से वो गवर्नमेंट के साथ मिल के कभी कभी जो है करप्ट हो जाते हैं। तो बेसिकली जितना ज़्यादा पावरफुल ब्यूरोक्रेट रहेगा वो अक्सर जो है लेस एफिशिएंट रहता है। जैसे कि कहते हैं ना कि जैसे जैसे आप एक ब्यूरोक्रेट बने, आप छोटे लेवल पर रहेंगे तो आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा, और जैसे जैसे आप बड़े लेवल पर जाते जाते हैं तो इंटरेस्टिंगली आपका काम कम हो जाता है। आपको सिर्फ आना पड़ता है, साइन करना पड़ता है, आप जाकर आराम से सो जाइए या फिर घर पे ही फाइल मंगा लीजिए, साइन करके भेज दीजिए। ठीक है, तो बेसिकली ये जो है जितने ज़्यादा पावरफुल ब्यूरोक्रेट होते जाते हैं वो उतने कम एफिशिएंट जो है एडमिनिस्ट्रेटर बनते जाते हैं। तो ये इस तरीके का सिस्टम यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, और इसलिए जो है साला ऑफिशियल को कहा जाता है कि नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, करप्शन, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलता है। और साला ऑफिशियल जो यहाँ पर होते हैं ये सेल्फ इंटरेस्ट और पर्सनल पावर से गवर्न होते हैं, मतलब ये लोग चाहते हैं कि हमारा इंटरेस्ट जो है प्रोटेक्टेड रहे, और इसी के लिए वो गवर्नमेंट जॉब में आते हैं। आई होप यहाँ पर तक कि आपको एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पूरी तरीके से समझ में आ चुका होगा कि यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा है। अब हम डिटेल में बात करने वाले हैं, मैंने आपको बताया था अबाउट इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ प्रिज्मेटिक सोसाइटी। बाजार कैंटीन जो मॉडल होता है जिसे हम इकोनॉमिक सब सिस्टम कहते हैं प्रिज्मेटिक सोसाइटी का, तो बात करते हैं ये जो बाजार कैंटीन मॉडल है इसमें हम देखते हैं कि ये क्या होता है। देखिए, मैं आपको पहले इसको बताने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि एक डेवलप सोसाइटी का, एक मैंने आपको पहले भी समझाया था, अभी फिर से बता रही हूँ, एक डेवलप सोसाइटी है, ठीक है, ये डेवलप सोसाइटी है, समझ लीजिए। एक डेवलप सोसाइटी का इकोनॉमिक सिस्टम कैसे होने वाला है, डिमांड एंड सप्लाई पे बेस होने वाला है। कैसे होने वाला है, डिमांड एंड सप्लाई पे बेस होने वाला है। ठीक है, आई होप ये क्लियर है आपको। डिमांड एंड सप्लाई बेस होने वाला है, और एक जो आपकी अंडर डेवलप सोसाइटी है उस पर किस तरीके से बेस होने वाला है, ऑन द बेसिस ऑफ फैमिली रिलेशन, फैमिली, किंगशिप, ये सब एरेना फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, इन सबको क्या कहते हैं, एरेना फैक्टर्स कहते हैं। तो ये जो फ्यूज सोसाइटी होती है या फिर आप जिसे अंडर डेवलप सोसाइटीज कहते हैं, इसका जो रिलेशनशिप है एरेना फैक्टर्स पर डिपेंड होने वाला है। ठीक है, ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इसका कहाँ पर डिपेंड होने वाला है, एरेना पे डिपेंड होने वाला है, इसका डिमांड एंड सप्लाई पे होने वाला है। ठीक है, अब अरेना फैक्टर्स मतलब कैसे डिपेंड होगा, अब बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, जैसा समझ लीजिए आपका कोई रिश्तेदार है तो आपने उसको जो है थोड़ा कम भाव में दे दिया, कोई फिक्स नहीं है चीज़ें, यहाँ पर अरेना फैक्टर्स है। लेकिन दोनों के बीच में जो लाई करता है वो है प्रिज्मेटिक सोसाइटी। यहाँ पर जो ओवरलैपिंग एरिया देख सकते हैं ये प्रिज्मेटिक सोसाइटी है। तो प्रिज्मेटिक सोसाइटी में अरेना फैक्टर्स पे भी चीज़ें डिपेंड होने वाली है। समझ लीजिए कि आपका किसी के साथ रिश्तेदारी है, आपने उससे जो है सस्ते में जो है कोई चीज़ मंगवा दी, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पर एग्जिस्ट करेगी, और यहाँ पर साथ साथ डिमांड एंड सप्लाई भी एग्जिस्ट करने वाला है। दोनों चीज़ें यहाँ पर आपको एग्जिस्ट करने वाली है, और इस वजह से यहाँ पर इन्फ्लेशन होते रहेगा। यहाँ पर कोई तरीके का आप देखेंगे कि एक यूनिवर्सल सिस्टम नहीं है कि पैसे इतने ही है, फिक्स है, ऐसा नहीं है यहाँ। तो इस सिस्टम को हम बाजार कैंटीन मॉडल कहते हैं। तो मैं आपको आई होप समझ में आ गया हो, बाजार कैंटीन मॉडल में फ्यू सोसाइटी के भी सिस्टम है, और साथ साथ प्रिज्मेटिक सोसाइटी, डिफ्रैक्टेड सोसाइटी के भी आपको सिस्टम देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ तक के आई होप चीज़ें क्लियर है।
तो डिफ्रैक्टेड सोसाइटी जो है वो किस पे काम करती है, डिमांड एंड सप्लाई पे काम करती है। और एक जो फ्यूज सोसाइटी होती है वो एरेना फैक्टर्स पे काम करती है। एरेना फैक्टर्स यानी रिलीजन, सोशल, किंग या रॉयल फैमिली के बेसिस में। और प्रिज्मेटिक सोसाइटी दोनों फैक्टर्स को मिलाकर काम करती है। और यहाँ पर इकोनॉमिक फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं, नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। और एक पर्टिकुलर कॉमन प्राइस आप नहीं डिसाइड कर पाते यहाँ पर, एक कॉमन प्रोडक्ट की या फिर कमोडिटी की, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। यहाँ पर हर जगह प्राइस फ्लक्चुएट करती है, मार्केट की वजह से भी कभी कभी फ्लक्चुएट करती है, कभी कभी ऐसे नॉन फैक्टर्स की वजह से भी फ्लक्चुएट करती है। फॉर एग्जांपल कुछ लोग जो है क्या कहते हैं ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, ठीक है, अनाज जो है सेव कर करके रख लेते हैं, या फिर सब्जियां जो है देखते हैं आपकी जब रख लेते हैं स्टोर करके ज़्यादातर, और ब्लैक मार्केटिंग होर्डिंग आपको देखने को मिलता है। तो ये सब चीज़ें जो होती है ये मार्केट फैक्टर्स और एरेना फैक्टर्स दोनों को जो है आपको देखने को मिलता है कि मार्केट फैक्टर्स दोनों, अरेना फैक्टर्स दोनों के बेसिस पे यहाँ की इकोनॉमी काम करती है। इन सोसाइटीज़ में जो एक छोटे स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पीपल, मतलब जो छोटे से माइनॉरिटी मतलब रिलीजियस माइनॉरिटी की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, माइनॉरिटी मतलब एक स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पीपल। मैं आपको पहले भी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स देती थी कि यहाँ पर करीबन 10% जो लोग होते हैं वही 90% ऑफ वेल्थ को एंजॉय करते हैं, और बाकी 90% लोग बेचारे पुअर जो है वो क्या कहते हैं सिर्फ 10% वेल्थ पे जो है डिपेंडेंट होते हैं। तो एक स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पीपल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है बेनिफिट्स उठाते हैं, और ये ना केवल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस पे इम्पैक्ट करते हैं बल्कि ये पॉलिटिक्स के साथ भी कभी कभी जुड़ जाते हैं, और ये स्मॉल सेक्शन ऑफ पीपल जो है वो पॉलिटिक्स पे भी अपना इम्पैक्ट देते हैं। अब हमें डिफरेंस ड्रॉ करते करते पढ़ना है। तो जब हम डिफ्रैक्टेड सोसाइटी की बात करते हैं तो डिफ्रैक्टेड सोसाइटी में क्या होने वाला है, डिफ्रैक्टेड सोसाइटी में जो भी तरीके का आप देखेंगे कि आपको जो पेंशन मिल रही है, आपको जो सैलरी मिल रही है, ये बिल्कुल ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल पे आपको मिल रही है। कोई फेवरेटिज्म नहीं है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। डिफ्रैक्टेड सोसाइटी की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। डेवलप्ड सोसाइटी की, यूएसए की बात कर रही हूँ। लेकिन ऑन द अदर हैंड आप देखेंगे कि अगर आप बात करते हैं प्रिज्मेटिक सोसाइटी की, तो प्रिज्मेटिक सोसाइटी में दोनों पहले फ्यूज सोसाइटी का बता देती हूँ, ठीक है। और फ्यूज सोसाइटी में क्या होगा कि आपका टैलेंट कैसा है वो मैटर नहीं करता, आप राजा के कितने करीब है, ठीक है, आपके राजा से कैसे रिलेशनशिप है, ठीक है, आपके रॉयल फैमिली के साथ कैसे रिलेशनशिप है, उसी के बेसिस पे आपको जो है पेंशन या फिर आपको सैलरी मिलेगी। अब एक प्रिस्मेटिक सोसाइटी में दोनों चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ दी देयर वर्क, देयर हार्ड वर्क मिलती है, और कुछ लोगों को सैलरी जो है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोशल कनेक्शंस मिलती है। अब यहाँ पर बात करी जाती है कि जो साला ऑफिशियल होता है ना, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन है, वो अपने जो प्रजा है, प्रजा मतलब जो सिटीजन है उनको सिटीजन की तरह नहीं देखता, वो उन्हें देखता है एज अ बायर सेलर। मतलब वो देखता है कि ये कुछ, मतलब हम बोलते हैं ना कि एक कस्टमर की तरह उन्हें देखता है। और बात यहाँ पर ये आती है कि जो भी सामान आप खरीद रहे हैं ये किस पे डिपेंड करेगा, कि उसकी प्राइस किस पे डिपेंड करेगा, टाइम टू टाइम फ्लक्चुएट होते रहेगा। और आपको बहुत अच्छे से पता ही है कि टमाटर जो है एक टाइम पे कितने सस्ते हो जाते हैं और एक टाइम पे कितने महंगे हो जाते हैं, ठीक है। और इसके पीछे सिर्फ नेचुरल रीजंस नहीं होते, इसके पीछे आर्टिफिशियल रीजंस, मैन मेड रीजंस भी होते हैं। अब बात करते हैं कि टाइम टू टाइम, पर्सन टू पर्सन और प्लेस टू प्लेस जो है चीज़ें की प्राइस जो है वेरी करने वाली है। आप कोई चीज़ जो है क्या कहते हैं एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया में जाकर खरीदेंगे तो वो जो है सस्ती रहेगी, दूसरी जगह जाकर खरीदेंगे तो वो महंगी रहेगी। और दूसरी चीज़ बात करते हैं कि अगर आप एक पर्सन से खरीदेंगे तो सस्ती पड़ेगी, दूसरे पर्सन से खरीदेंगे तो महंगी पड़ेगी। तो दिस इज़ द डिफरेंस की प्राइस जो है और कम्युनिटी की वो वेरी करती है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये भी चीज़ बहुत कॉमन होती है कि अगर आप कोई हाई डोमिनेंट क्लास से बिलोंग करते हैं तो आपको वही सर्विस जो है लो प्राइस पे मिल जाएगी, लेकिन अगर आप मार्जिनल क्लास से बिलोंग करते हैं, क्लास से बिलोंग करते हैं, तो आपको हैवी चार्जेस पे करना होगा। ये चीज़ें भी यहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं। किस में एग्जिस्ट करती है, प्रिज्मेटिक सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है। तो बेसिक आइडिया इज दैट कि यहाँ पर जितने भी इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस है, प्रिज्मेटिक इंस्टीट्यूशंस है, कल्चरल इंस्टीट्यूशंस है, ये सब डिपेंड करेंगे आपके फैमिली रिलेशन पे, कास्ट पे, सोशल स्ट्रक्चर पे, और आपके कैसे रिलेशनशिप्स है दूसरी चीज का डोमिनेंट कम्युनिटी के साथ। इन सब चीज़ों के पर आपके जो है आपकी इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल लाइफ डिपेंड करेगी। अब बात करते हैं कि अगर हम देखें तो एक चीज़ यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जैसे कि एक आर्मी होती है ना, आर्मी के लिए कैंटीन होता है जहाँ पर उनको हर चीज़ सब्सिडाइज रेट पे मिलती है। तो वैसे ही यहाँ पर बताया जा रहा है कि आर्मी की जगह पे जो डोमिनेंट कम्युनिटी है, डोमिनेंट कम्युनिटी को हर चीज़ जो है क्या मिल रही है, सस्ते रेट पे मिल रही है। बल्कि मिलना किसको चाहिए, जो पुअर लोग हैं। और पुअर लोगों को क्या मिलता है, ड्यू टू ब्लैक मार्केटिंग उन्हें जो है क्या कहते हैं खराब ग्रेन्स मिलते हैं, पीडीएस सिस्टम भी प्रॉपरली वर्क नहीं करते हैं, ठीक है, इंडिया के केस में बताए तो। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है। एडल्ट्रेशन जो मैं आपको अभी बता रही थी कि जो ग्रेन्स होते हैं, अच्छे ग्रेन्स जो होते हैं उसे बेच दिया जाता है, मिलावट कर दी जाती है, ठीक है,
ब्लैक मार्केटिंग आपको देखने को मिलती है, होर्डिंग आपको देखने को मिलती है, और यही सारी चीज़ें जो है, और यहाँ पर कभी कभी आपको इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, ठीक है, और ये सारी चीज़ें जो है प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलती हैं। और एक साला ऑफिशियल जो यहाँ पर होता है वो बिजनेस ग्रुप के साथ, फॉरेन बिजनेस क्लब के साथ, ये सब चीज़ों के साथ जो है अपना टाइज बनाता है, और फिर उसके बाद जो है इसको जो है मिसयूज करता है, और लोगों को मतलब इससे जो है करप्ट हो जाता है, और लोगों को जो है फायदा नहीं पहुंचाता बल्कि उनका एक्सप्लॉयटेशन करता है। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ एक जगह का कलेक्टर करप्ट हो, और वहां पर आप देखेंगे कि वहां पर जितना भी सप्लाई जाना था, जितना रिवेन्यू वहां पर पहुंचना था, वो उसने कहा चलो मैं डाइवर्ट कर देता हूँ टू दी गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट का पैसा गवर्नमेंट को डाइवर्ट कर दूंगा, उसका उसको बहुत बड़ा कमीशन उसको मिल जाएगा, और लोगों को क्या मिला, कुछ नहीं मिला, ठीक है, लोग बैठे हैं हाथ पे हाथ रख के। तो यही चीज़ होती है ना कि गवर्नमेंट की हर स्कीम जो लॉन्च हो रही है, ज़रूरी नहीं कि उसका फ़ायदा हर इंसान को, हर बेनिफिशियरी को पहुंचे, क्योंकि बीच में जो है यहाँ पर कुछ साला ऑफिशियल्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा करप्ट होते हैं, और जो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है कि बीच में रह के जो है इस सिस्टम को और ज़्यादा जो है करप्ट करते चलते हैं। यहाँ पर एक कुछ लोग हैं जिनको इतने हायर वेजेस मिलते हैं, और कुछ लोग जो है उनको इतनी बेसिक वेज भी नहीं मिलती कि वो अपने आप को सस्टेन कर सकें। चाहे कितने भी लॉस हो, लेबर लॉस हो, कि आपको चाइल्ड से काम नहीं करवाना है, लेकिन फिर भी चाइल्ड लेबर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, एक्सप्लॉयटेशन देखने को मिलेगा, पॉवर्टी देखने को मिलेगी, बैगर्स देखने को मिलेंगे, लोग जो है कहीं ना कहीं ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, एक्सप्लॉयटेशन देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो पुलिस वगैरह होती है ये भी करप्ट होती है, अक्सर गवर्नमेंट के साथ मिलकर जो है इनोसेंट लोगों को जो है ये जेल के पीछे डाल देती है। हाई इकोनॉमिक इनक्वालिटी आपको देखने को मिलती है, और साथ साथ जो है यहाँ पर वेजेस, मतलब मैंने आपको बताया कि एक ही काम है करने के लिए, लेकिन किसी को ज़्यादा वेज मिलेगी और किसी को कम वेज मिलेगी, और इससे इकोनॉमिक इनक्वालिटी और सोशल इंजस्टिस पैदा होता है। तो ये सब जो है मेजर फीचर्स हैं बाजार कैंटीन मॉडल के। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो फ्रेडरिक रिक्स जो है, फ्रेडरिक्स बताते हैं कि फ्रेडरिक्स की जो इकोलॉजिकल अप्रोच है, इसमें उन्होंने क्या क्या डिस्कस किया, तीन अलग अलग मॉडल्स के बारे में डिस्कस किया। एक एग्रेरिया था, एक प्रिस्मेटिक था, मतलब एग्रेरिया और इंडस्ट्रिया मॉडल के बारे में मैंने आपको बताया जो एग्रीकल्चर बेस्ड होती है। बाद में उन्होंने एक और मॉडल दिया जो मैंने आपको समझाया, फ्यूज्ड प्रिस्मेटिक एंड डिफ्रैक्टेड मॉडल मैंने आपको बताया। दोनों मॉडल मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। हर मॉडल के अंदर एक एक जो सिस्टम था वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया, और हर सिस्टम के अंदर जो सब सिस्टम था वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि एक डिफ्रेक्टेड सोसाइटी जो है, जो कि इंडस्ट्रियल बेस्ड है, उसकी इकोनॉमी बहुत एडवांस है, वहाँ की हर चीज़ें बहुत ज़्यादा एडवांस है, और वहाँ पर जो है एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम भी एडवांस है। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो प्रिस्मेटिक सोसाइटी है वहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती है। और फ्यूज सोसाइटी को तो छोड़ ही दो, क्योंकि वहाँ पर तो आपको देखने को मिलता है कि डिस्क्रिमिनेशन खुला खुला होता है, ठीक है, देयर इज नो प्रॉब्लम, बिकॉज वहाँ पर कोई राइट्स ही नहीं है, कोई इक्वालिटी की बात ही नहीं है। तो आई होप यहाँ तक की चीज़ें क्लियर है, बट इनको जो है बहुत बार क्रिटिसाइज भी किया गया है, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा पेसिमिस्टिक व्यू दिया। अभी तक आपने जो पढ़ा होगा आपको ऐसा लग रहा होगा ना कुछ ज़्यादा ही सच बोल दिया, ठीक है, तो वैसा होता है ना कि ज़्यादा ही पेसिमिस्टिक चीज़ें आपको यहाँ पर बता दी गई है कि यहाँ पर जो है, और ओवर जनरलाइजेशन, मतलब ज़रूरी नहीं कि हर इंडिया में जितने भी सिविल सर्विसेज है वो करप्ट है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ओवर जनरलाइजेशन जो है रिक्स ने किया, और बेसिकली उन्होंने जो है जो बहुत सारी चीज़ें सच भी बताई, लेकिन हम उसे इतना जनरलाइज नहीं कर सकते कि ऐसा ही होता है या ऐसा ही होता होगा। तो इसलिए उन्होंने जो है ओवर जनरलाइजेशन किया, और जो पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटी है उसको बहुत ज़्यादा जो है नेगेटिव तरीके से बताया है, और इस वजह से उनको यूरोसेंट्रिक भी कहा जाता है। मतलब ये जो है वेस्टर्न कंट्रीज को इतना अच्छा बता रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि यूएस के अंदर कोई ऑफिसर करप्ट ना हो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि यूएस के अंदर सारे लोग हैं वो खुश हैं, बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन ही नहीं है, इट्स नॉट लाइक दैट। लेकिन उन्होंने जो है वेस्टर्न कंट्रीज को बहुत ज़्यादा जो है पॉजिटिव लाइट में बताया, और जो हमारी जो इंडियन कंट्रीज है, पोस्ट कॉलोनियल कंट्रीज है, उसे उन्होंने बहुत ज़्यादा निगेटिव लाइट में बताया। बहुत सारी अच्छी चीज़ें जो है उन्होंने इग्नोर कर दी, जो कि हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है। और उन्होंने ये भी बता दिया, मैंने आपको बताया ना कि जो ब्यूरो और ऑफिस होता है, ब्यूरो और ऑफिस कहाँ का होता है, डिफ्रैक्टेड सोसाइटी का होता है, डेवलप सोसाइटी का होता है। तो उन्होंने बताया कि डिफ्रैक्टेड सोसाइटी के अंदर जो ब्यूरो रहेगा वो करप्ट नहीं रहेगा। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है, कोई ना कोई जो है करप्ट रहता है, ये ऐसा नहीं है कि पूरा ट्रांसपेरेंट और क्लीन जो है आपको देखने को मिलता है। तो ये चीज़ पर उनको क्रिटिसाइज किया गया कि वो यूरोसेंट्रिक है, उन्होंने जो है पेरोकिलिज्म दिखाया, बहुत ज़्यादा ब्रॉड उन्होंने जनरलाइजेशन कर दिया, और ईस्टर्न कंट्रीज को उन्होंने बहुत निगेटिव लाइट में बताया है। ये सारे उनके जो है क्रिटिसिज्म है।
और पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज़ को उन्होंने जो स्टडी किया उसके अंदर उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को नहीं भी स्टडी किया है। मतलब बेसिकली उन्होंने बहुत सारी चीज़ें छोड़ दी, जैसे कि उन्होंने पॉपुलेशन के बारे में छोड़ दिया, टेरिटोरियल साइज़ के बारे में छोड़ दिया, फ्रीडम फाइटर्स के बारे में बात नहीं की, ये सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने बात नहीं की। सिर्फ जो है उन्होंने ऊपर ऊपर से मतलब एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, कल्चरल सिस्टम और उन्होंने जो है इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में बात की। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। अगर आपको क्रिटिकल एनालिसिस आता है तो फ्रेडरिक्स की अप्रोच को आपको जो है पहले तो तारीफ भी करनी है, उसकी बुराई भी करनी है और आपको फिर उसका कंक्लूजन भी देना है। आई होप ये आपको मॉडल जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो ये जो है आपके कुछ मॉडल्स हैं, मतलब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, इसके आंसर्स मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगी। आई होप ये चैप्टर आपको क्रिस्टल क्लियर हो चुका हो। इसमें कोई भी डिफ़िकल्ट चीज़ थी नहीं, ठीक है। इसमें बेसिकली सिर्फ हमने डिफरेंट तरीके की सोसाइटीज़ के बारे में पढ़ा और सबसे पहले तो फ्रेडरिक्स ने पहले खुद 2 सोसाइटी के बारे में बताया था, ठीक है। तो पहले उन्होंने सिर्फ एक एग्रेरिया और इंडस्ट्रिया का मॉडल दिया था, ठीक है। एग्रेरिया और इंडस्ट्रिया, मैंने ऊपर आपको जो एक टेबल बताया उसमें एग्रेरिया और इंडस्ट्रिया के बीच में मैंने आपको क्या किया है, डिफ्रेंशिएट करके दे दिया है, ठीक है। तो एक एग्रेरिया और एक इंडस्ट्रिया का मॉडल उन्होंने दिया था और दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट किया था, ठीक है। बाद में उन्होंने जाकर जो है 3 मॉडल दिए। उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा नहीं है, अब 3 मॉडल है। वो 3 मॉडल कौन से थे, उन्होंने एक दिया फ्यूज सोसाइटी का मॉडल दिया उन्होंने, ठीक है। फ्यूज सोसाइटी का मॉडल दिया। एक उन्होंने दिया ऑन द बेसिस ऑफ प्रिस्मेटिक सोसाइटी, ठीक है। और एक उन्होंने दिया डिफ्रैक्टेड सोसाइटी का मॉडल, ठीक है। ये डायग्राम आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। मैंने आपको फर्स्ट जो हमारा वीडियो चल रहा था उसमें मैंने आपको डायग्राम बताया है, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने 3 मॉडल्स दिए और यहाँ पर उन्होंने 2 मॉडल्स दिए। तो ये उनकी जो है 3 फेमस वर्क जो है मैंने आपको ऊपर मेंशन किए हैं, उसमें ये आपको मॉडल्स देखने को मिलते हैं जो कि आप स्टडी कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होगी। इसके नोट्स जो है मैं अपलोड कर चुकी हूँ ऑन माई टेलीग्राम चैनल, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में और इसी के साथ हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक मिलते हैं, तब तक बाय एंड हैप्पी लर्निंग।